तो इस लेक्चर में हम एक दूसरा मेजर ऑफ एसोसिएशन देखेंगे जिसको हम कोरिलेशन भी कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जब हमने कोवेरिएंस देखा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि कोवेरिएंस को इंटरप्रेट कर पाना मुश्किल है क्योंकि कोवेरिएंस में यूनिट्स होते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कोरिलेशन के हेल्प से हम कैसे किसी भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच जो एसोसिएशन है, और जब हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो मोस्टली लीनियर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कैसे किसी भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच जो लीनियर एसोसिएशन है उसके स्ट्रेंथ को हम कोरिलेशन के हेल्प से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है। ओके, तो कोरिलेशन जो है वो किसी भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच जो लीनियर एसोसिएशन है उसके स्ट्रेंथ को मेजर करता है, और इस कोरिलेशन को हम डिराइव करते हैं कोवेरिएंस से। अब अगर हमें किसी भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल, लेट्स से हमारा दो न्यूमेरिकल वेरिएबल है x एंड y, और अगर हमें इस दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो हम कहते हैं कि जो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है जिसको हम r से भी डिनोट करते हैं, ये इक्वल टू होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो किसी भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच अगर हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में हमने देखा, हम ये चेक करना चाहते थे कि किसी भी हाउस का प्राइस जो है वो कैसे साइज़ के साथ वेरी करता है, राइट। तो इस एग्जांपल में हमने 15 घरों के लिए डेटा सेट कलेक्ट किया था, और उन 15 घरों के लिए उनका साइज़ क्या है और उनका प्राइस क्या है ये हमारे पास है। तो अब जो इसमें हमारे जो वेरिएबल्स है हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो x जो है वो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, और इस केस में वो है साइज ऑफ द हाउस, और y जो है जो रिस्पॉन्स वेरिएबल भी जिसको कहते हैं वो इस केस में हमारा है प्राइस ऑफ द हाउस, राइट। तो अब इन दो वेरिएबल्स के लिए साइज ऑफ द हाउस और प्राइस ऑफ द हाउस, इन दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच अब हम कैसे कोरिलेशन निकाल सकते हैं ये हम देखेंगे। तो जो फॉर्मल डेफिनेशन है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का, वो होता है सम ओवर xi माइनस x बार टाइम्स yi माइनस y बार वेयर I वेरिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सम ओवर xi माइनस x बार स्क्वायर टाइम्स अंडर रूट ऑफ सम ओवर yi माइनस y बार स्क्वायर। तो ये xi माइनस x बार और ये yi माइनस y बार क्या है हमारे, ये डेविएशंस हैं वेरिएबल के फ्रॉम मीन x बार एंड y बार, राइट। और ये हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, ये है हमारा स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ x, और ये क्या है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ y, राइट। तो बेसिकली हम डिविएशन, डेटा पॉइंट्स का डिविएशन ले रहे हैं उसके मीन के साथ, हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, और हर एक डेटा पॉइंट के जो भी डिविएशन का स्क्वायर आ रहा है हम उसको ऐड कर रहे हैं, राइट। तो अब ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर दिया है, और जो लास्ट फॉर्मूला हमने देखा था कि r जो है कोवेरिएंस ऑफ x बाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y है। अब ये कैसे सिमिलर है, राइट। तो अगर हम न्यूमरेटर में इसको n-1 से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर में भी हम इस टर्म को n-1 से डिवाइड कर दें, तो n-1, तो ये अंडर रूट के अंदर है, ओके, और इसको भी n-1 से डिवाइड कर दें, राइट। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो कुछ नहीं बल्कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है, और जो डिनोमिनेटर है वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y है, राइट। तो ये हमारा r जो हो गया वो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y है। अब जब हमने कोवेरिएंस का डेफिनेशन देखा था तो वहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि कोवेरिएंस जो है
वो होता है सम ओवर xi माइनस एक्स बार yi माइनस y बार i वेरिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ये हम सैम्पल कोवेरिएंस की बात कर रहे हैं। तो अब इस केस में ये जो हमारा, अगर हम अपना हाउस डेटा सेट देखें तो हमारा xi माइनस एक्स बार जो है, राइट, तो ये हमारा स्क्वायर फीट में होगा, राइट, क्योंकि हमारा जो x था वो साइज़ ऑफ द हाउसेस था और वो साइज़ हमने स्क्वायर फीट में मेजर किया था। तो xi माइनस एक्स बार जो है वो स्क्वायर फीट में ही रहेगा और yi माइनस y बार जो है वो INR लाख्स में आएगा, राइट, क्योंकि ये प्राइस ऑफ द हाउसेस है और इसको हमने INR में मेजर किया था। तो जब हम उनका डिविएशन भी ले रहे हैं तो वो हमारा स्क्वायर फीट और INR में ही रहेगा। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, राइट, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे xi माइनस एक्स बार yi माइनस y बार का, तो हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर फीट, जो यूनिट्स होंगे स्क्वायर फीट टाइम्स INR में होगा, राइट। अब उसी तरह जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? अगर हम लेट्स से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकाल रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x जो है वो सम ओवर xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर i वेरिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई n माइनस 1, राइट। तो ये xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो xi माइनस एक्स बार हमारा स्क्वायर फीट में है, तो ये स्क्वायर फीट में है। अब हमने इसका स्क्वायर लिया, राइट, और जब हम उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये हमारा स्क्वायर फीट में ही रहेगा, करेक्ट। उसी तरह जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y की बात करें तो इस केस में भी यूनिट जो है वो yi माइनस y बार के INR में थे। तो अब जब हम INR का स्क्वायर करेंगे और फिर अंडर रूट लेंगे तो हमारा ये INR ही रह जाएगा। तो न्यूमरेटर में जो हमारा यूनिट है कोवेरिएंस ऑफ xy का, वो स्क्वायर फीट टाइम्स INR है और जो डिनोमिनेटर में यूनिट है वो है स्क्वायर फीट टाइम्स INR। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो हमें एक यूनिटलेस क्वांटिटी देता है, राइट। तो सारे यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के और हमारे पास बस एक नंबर आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और जब हमने फॉर्मूले में देखा पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो यूनिट्स थे वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ओके। और यहाँ पर हम एक और चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो हमेशा ही +1 और -1 के बीच में होता है, ओके। सो अब हम इस कोरिलेशन को एग्जाम्पल से समझेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हमने कोरिलेशन देखा कि वो होता क्या है, पर अब इस कोरिलेशन को जब हम जब निकालेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट को, तो उस वैल्यू को यूज़ करके हम कैसे किसी भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच एसोसिएशन बता पाएंगे, राइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने कोवेरिएंस मैट्रिक्स देखा था, कोवेरिएंस मैट्रिक्स और स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स। तो वहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि सपोज़ कि हमारे पास कोई डेटा सेट है, तो ये हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और y एक्सिस पे हमारा रिस्पांस वेरिएबल, ओके। और हमारा जो डेटा सेट है सपोज़ कि वो कुछ ऐसा है, दिख रहा है, तो सपोज़ कि हमारा डेटा सेट कुछ ऐसा है। अब हम इसमें x बार और y बार डिनोट कर सकते हैं। तो सपोज़ कि ये हमारा x बार है और ये हमारा y बार है, ठीक है। तो अब जो ये रीज़न है हमारा, सपोज़ कि हम इस रीज़न की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर इस रीज़न में जो भी डेटा पॉइंट्स हैं, तो इस रीज़न में जो भी डेटा पॉइंट्स है हम कह सकते हैं कि
यहाँ पर सारे एक्स आई माइनस एक्स बार जो है वो 0 से ग्रेटर दैन 0 से बड़े हैं और वाई आई माइनस वाई बार भी 0 से बड़ा है, राइट। उसी तरह अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें, सपोज हम इस रीज़न की बात करें, इसको हमने पिंक से डिनोट किया है, तो अगर हम इन डेटा पॉइंट्स की बात करें तो इस रीज़न में जो हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार है वो लेस देन 0 है और वाई आई माइनस वाई बार भी लेस देन 0 है, ठीक है। उसी तरह अब अगर हम इन रीजन्स की बात करें, सपोज कि हमारा डेटा पॉइंट यहाँ है, इस रीजन में है, ठीक है, तो इस केस में जो हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार है वो लेस देन 0 है पर वाई आई माइनस वाई बार ग्रेटर दैन 0 है। उसी तरह अगर हम इस रीज़न की बात करें, राइट, तो इस रीज़न में जो भी डेटा पॉइंट्स है उनकी बात करें तो इस रीज़न में हमारे जो एक्स आई माइनस एक्स बार है वो तो ग्रेटर दैन 0 है पर वाई आई माइनस वाई बार जो है वो लेस दैन 0 है। तो ये स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अगर हमारा डेटा सेट ऐसा ही कुछ रहा तो सपोज़ कि हमारे पास कुछ दो ऐसे एग्जाम्पल्स है, तो यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस और यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस, और हमारे पास सपोज़ कि हमारा जो डेटा पॉइंट है वो कुछ ऐसा है, ओके। तो डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरह से है। अब अगर इस केस में हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर से एक एक्स बार, ये हमारा सपोज कि एक्स बार है और ये हमारा, और ये हमारा वाई बार है, ओके। अब हम देख सकते हैं कि जो मोस्टली जो डेटा पॉइंट्स है वो इस रीजन में है और इस रीजन में है, राइट। तो इस रीजन में क्या होता है कि हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों ही पॉजिटिव होगा, मीन ये प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। उसी तरह अगर हम इस रीज़न की बात करें तो यहाँ भी हमारा जो एक्स आई माइनस एक्स बार टाइम्स वाई आई माइनस वाई बार है वो भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इस रीज़न में हमारे एक्स आई माइनस एक्स बार लेस देन 0 है, वाई आई माइनस वाई बार भी लेस देन 0 है, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और हम देख सकते हैं कि हार्डली ही कोई डेटा पॉइंट इन दोनों रीजन्स में लाई कर रहे हैं। तो जब हम ओवरऑल सम लेंगे, जब हम सम ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार टाइम्स वाई आई माइनस वाई बार फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव आएगा, वो हमारा ग्रेटर दैन 0 ही आएगा, राइट, ओके। तो ये हमारा ग्रेटर दैन 0 आएगा और हम इसको हम क्या कहेंगे कि हमारा जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है। तो इस केस में हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसी तरह हम अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, सपोज हमारा डेटा पॉइंट कुछ इस तरह से है, ओके। तो हमारा डेटा पॉइंट कुछ ऐसा है। अब हमें अगर हमें इस डेटा सेट के लिए अगर हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर एक्स बार, लेट्स से ये एक्स बार है, ये हमारा वाई बार है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा लाइक मोस्ट ऑफ द डेटा सेट जो है वो या तो इस रीजन में लाई कर रहा है या तो इस रीजन में लाई कर रहा है। तो जब हम इस रीजन की बात करते हैं तो इस केस में हमारा जो एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार मीन्स दोनों के साइंस में डिफरेंस है, राइट। तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे, जब हम एक्स आई माइनस एक्स बार टाइम्स वाई आई माइनस वाई बार करेंगे तो ये हमारा लेस देन 0 आएगा। उसी तरह जब हम इस केस में एक्स आई माइनस एक्स बार इस रीजन में जब निकालेंगे वाई आई माइनस वाई बार तो ये भी हमारा लेस देन 0 आएगा।
तो जब हम ओवरऑल सम लेंगे इन सारे डेटा पॉइंट्स का, तो हमारा सम ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार टाइम्स वाई आई माइनस वाई बार जो है, वेर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये हमारा लेस देन 0 रहेगा, राइट। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इन दोनों रीजन्स में बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 0 डेटा सेट लाई कर रहे हैं, राइट। तो मोस्टली जो डेटा सेट है वो इन दोनों रीजन्स में है, और जब हम इन रीजन्स में डेटा सेट है उनके प्रोडक्ट, उनके डेविएशंस का प्रोडक्ट का जब हम सम लेंगे तो वो हमारा लेस देन 0 ही आएगा। तो जब भी ये डेविएशन 0 से कम आता है तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, ओके। और इस केस में जो पहला केस था उसमें हम कहेंगे कि हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये क्लोज टू 1 है, वो ऑलमोस्ट 1 की इक्वल है। और सेकेंड केस में हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो -1 के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ओके। तो हम पहले केस में हम कहेंगे कि हमारा जो रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये एक परफेक्टली लीनियर रिलेशनशिप है। और वही दूसरे केस में, इस दूसरे एग्जाम्पल में हमारा जो रिलेशनशिप है इन दो वेरिएबल्स के बीच वो लीनियर है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ओके। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम किसी भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच अगर हमें गिवन है तो हम कैसे कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है एज और हाइट, सो एज ऑफ अ पर्सन वर्सेस हाइट ऑफ द पर्सन। तो इस एग्जाम्पल में हम ये देख रहे थे कि क्या एज के साथ लोगों के हाइट में इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, तो ये रिलेशनशिप हम चेक करना चाहते थे। तो हमारा जो ये एक्स वेरिएबल है ये हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और ये हमारा एज है, और जो रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई है वो हाइट है, हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अब हम एक्स के लिए, जब हम एज के लिए हमने सैम्पल मीन निकाल लिया और ये हमारा सैम्पल मीन क्या आया था, तो हमारा जो सैम्पल मीन था वो एक्स आई इज इक्वल टू 3 है। और वाई के लिए भी हम सैम्पल मीन निकाल सकते हैं, तो वाई बार जो था हमारा वो था 92.6। अब हर एक x और y के लिए, हर एक x और y के लिए हम डिविएशंस निकाल सकते हैं। तो हम जो हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार होगा वो क्या है, तो फर्स्ट इस केस में 1 माइनस 3, तो ये -2 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर, 3 ये 0 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इन सारे स्क्वायर डिविएशन जो हमने निकाले हैं x के लिए उन सब का हमने सम ले लिया और वो सम हमारा 10 है। तो ये क्या है, ये कॉलम जो है हमें एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 5, ये हमारा 10 दे रहा है। उसी तरह हम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 75, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या था, तो 75 माइनस 92.6, तो ये कुछ माइनस, तो ये कुछ 17 माइनस 17.6 आएगा। तो वी कैन, इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं और ये हमारा 309.76 था। उसी तरह हम सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे और ये जो लास्ट रो है ये हमारा सम ओवर वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to 5 ये दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इस कॉलम में हमने निकाला स्क्वायर डिविएशन ऑफ y। अब इस कॉलम में लास्ट कॉलम में हम एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार निकालेंगे, राइट। तो एक्स आई माइनस एक्स बार हमारा क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स -17.6 और ये हमारा 25.2 है। तो इसी तरह हम सारे एक्स आई और वाई आई के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस निकाल सकते हैं। तो रिकॉल कि हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, तो अगर हमारा वेरिएबल एक्स वाई है और हमें उन दोनों वेरिएबल के बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना था, तो ये था सम ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार टाइम्स वाई आई माइनस वाई बार आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सम ओवर
xi माइनस x बार का स्क्वायर i वेरिंग फ्रॉम 1 to n टाइम्स अंडर रूट ऑफ yi माइनस y बार का स्क्वायर i वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो इसलिए हमने इन डिविएशंस का प्रोडक्ट निकाला है, इसलिए हमने इन डिविएशन का स्क्वायर्स निकाला है, राइट। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, तो r क्या होगा, हम इन सब का सम करेंगे, राइट। तो हम इन सब को सम करेंगे तो वो हमारा न्यूमरेटर है और ये वैल्यू है 82, तो इसको हमने ऊपर लिखा है। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा, हम जो भी हमने स्क्वायर डिवीजन ऑफ x और स्क्वायर डिवीजन ऑफ y निकाला है उसका स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 677.2। तो इसको कैलकुलेट करके हमारी जो वैल्यू आई है r की वो 0.9964 है। तो ये था इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। पर हमने ये भी देखा था कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो इस एग्जाम्पल के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स था वो 1.58 है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई 13.01 है। तो ये हमने डिनोमिनेटर में लिखा है। और हमने लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट लेक्चर में जब हमने कोवेरिएंस फाइंड आउट किया था इस एग्जाम्पल के लिए, तो हमारा जो कोवेरिएंस था वो 20.5 था। तो जब हम इन दोनों इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 0.9964 ही आएगी। तो ये हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लिया एज ऑफ अ पर्सन वर्सेस हाइट ऑफ अ पर्सन डेटा सेट के लिए। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें भी हम देखेंगे कि कोरिलेशन की वैल्यू क्या रही है। तो ये जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, इसमें हमारा जो x है, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो एज ऑफ अ कार है और y जो रिस्पॉन्स वेरिएबल है वो हमारा प्राइस ऑफ अ कार है, राइट। तो इस डेटा सेट के लिए हम x बार निकाल लेंगे। तो x बार क्या आएगा, x बार 3 है और y बार 4 है। उसी तरह हम डिविएशंस निकाल सकते हैं। सो x का x बार के साथ डिविएशन, तो वो क्या होगा 1 - 3, सो -2 स्क्वायर, दिस इज़ -1 स्क्वायर, ये है 0 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, राइट। ओके, तो ये है 2 स्क्वायर। अब ये कॉलम जो है, अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा सम ओवर xi माइनस x बार का स्क्वायर देगा। ओके, उसी तरह हम स्क्वायर डिवीजन ऑफ y निकाल सकते हैं और ये क्या आएगा 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, -1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर। तो ये कॉलम हमारा सम दे रहा है, तो yi माइनस y बार स्क्वायर i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये हमारा 10 है। उसी तरह हम डिविएशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार का भी प्रोडक्ट कर सकते हैं और इनका सम जो है वो -10 है। ओके, तो अगर जब हम इन दो न्यूमेरिकल वेरिएबल x एंड y के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा r इज़ इक्वल टू सम ओवर, तो हम ये सारे तो हमारा होता है सम ओवर xi माइनस x बार yi माइनस y बार, तो ये सब हमारा कितना है -10, तो ये हो गया -10 डिवाइडेड बाय जो भी स्क्वायर डिवीजन ऑफ x और स्क्वायर डिवीजन ऑफ y है उस वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये √10 टाइम्स √10, तो ये हमारा आ गया -1। तो इसको हमने कोवेरिएंस के फॉर्मूले से भी देखा। तो जब हमने लास्ट लेक्चर में कोवेरिएंस इन दो डेटा सेट के लिए निकाला था तो वो हमारा -2.5 था। ओके, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x हमारा 1.58 है और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y भी हमारा 1.58 है। तो हम दोनों मेथड से जब कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं तो वो हमारा -1 आ रहा है। तो ये हमारा परफेक्टली लीनियर रिलेशनशिप है बट अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब हमने मैनुअली देखा कि हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे किसी भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच निकाल सकते हैं।
अब हम गूगल शीट के हेल्प से देखेंगे कि अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट है तो हम कैसे गूगल शीट के हेल्प से कोरिलेशन को निकाल सकते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो साइज़ ऑफ द हाउस वर्सेस प्राइस ऑफ द हाउस है। तो अगर हमें इन दो वेरिएबल के बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 15 डेटा पॉइंट्स हैं। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम सबसे पहले इस पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम तो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इज इक्वल टू कोरिलेशन राइट। अब हमारा पहला वेरिएबल क्या है, साइज ऑफ द हाउस, और ये हमारा B2 से B16 तक वेरी कर रहा है। तो B2 से B16 कॉमा C2 टू C16 जो कि हमारा दूसरा वेरिएबल है प्राइस ऑफ द हाउस। तो अब एंटर करेंगे तो हमें ये कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू दे देगा, और ये वैल्यू हमारा जो है वो 0.8045 है, राइट। अब हम दूसरे डेटा सेट के लिए भी कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा डेटा सेट है, राइट। तो यहाँ पर भी हमारा जो इंटरेस्ट है वो साइज ऑफ द हाउस वर्सेस प्राइस ऑफ द हाउस है। तो इन दो वेरिएबल के बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू कोरिलेशन ये पहला हमारा वेरिएबल कॉमा दूसरा वेरिएबल इंटर। तो हम देख सकते हैं कि वैल्यू 0.14 आई है, जो कि बहुत ही छोटी है। अब जो थर्ड एग्जाम्पल हमारा था वो था एज ऑफ अ कार वर्सेस प्राइस ऑफ अ कार। तो अब इन दो वेरिएबल के बीच अगर हमें कोरिलेशन निकालना है तो हम फिर से कोरिलेशन ऑफ द फर्स्ट, तो ये हमारा आ गया -0.92, ओके। तो ये हमारे तीनों डेटा सेट के लिए ये सारे कोरिलेशन कोफिशिएंट आए हैं। पर इन कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है, अब इसको हम समझेंगे स्कैटर प्लॉट से। तो पहले डेटा सेट के लिए हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो हम इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट, तो चार्ट में हमें चाहिए स्कैटर प्लॉट, राइट। तो ये हमारा स्कैटर प्लॉट आ गया। तो इस स्कैटर प्लॉट में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज़ हो रहा है हाउसेस के, वैसे वैसे प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा एक लीनियर रिलेशनशिप है डेटा में, और इस लीनियर रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को हम इस नंबर से कैप्चर कर रहे हैं। तो ये हमारा जो हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो लीनियर रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो ये नंबर कैप्चर कर रहा है। तो ये नंबर हमारा 0.80 है। तो ये काफ़ी लाइक 1 के बहुत क्लोज है। तो हम इसको कहेंगे कि हमारा जो लीनियर रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है। अब सेम हम दूसरे डेटा सेट के लिए स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। तो दूसरे डेटा सेट के लिए हम इंसर्ट में जाकर चार्ट में जाएंगे और ये हमारा स्कैटर प्लॉट आ गया। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारा जो हमारा डेटा है, यहाँ पर साइज़ और प्राइस के बीच जो रिलेशनशिप है ये पता नहीं चल रहा। ये क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर हाउस के लिए, जैसे अगर हम इस डेटा सेट की बात करें, तो यहाँ पे एक सेम साइज़ के लिए प्राइसेस बहुत वेरी कर रहे हैं। तो एक प्राइस हमारा कम भी है और एक प्राइस ज़्यादा भी है। तो सेम साइज़ ऑफ द हाउस के लिए प्राइसेस वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई रिलेशनशिप हम नहीं देख पा रहे डेटा सेट के बीच में। तो इसलिए ये जो वैल्यू आई है हमारी पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो बहुत ही छोटी है, जो कि 0.15 है रफली, ओके। तो अब हम थर्ड एग्जाम्पल में चलते हैं। तो इस थर्ड एग्जाम्पल के लिए जब हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो इंसर्ट में जाकर चार्ट, स्कैटर प्लॉट आ गया हमारा। और इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारा जो कर्व है वो डाउनवर्ड है, और यहाँ पर
हम देख सकते हैं कि जो एज, जैसे जैसे कार की एज इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस जो है कार की वो डिक्रीज़ हो रही है। और ये हमारा इस डेटा सेट से बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोप है और हम एक रिलेशनशिप हमें दिख रहा है कि एक तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है, मीन्स ये हमारा एक तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे कार की एज डिक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे जैसे जैसे कार की एज इंक्रीज़ हो रही है, कार की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो इस नंबर से हम कैप्चर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0.92 है। तो यहाँ पर हम क्या, इस 0.92 से हम ये कह पा रहे हैं कि इन दोनों वेरिएबल के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि जब एक वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ कर रहा है। तो हमने गूगल शीट के हेल्प से देखा कि अगर हमारे पास डेटा सेट गिवन है तो हम कैसे किसी भी दो वेरिएबल के बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। तो हमने आर की वैल्यू तीनों डेटा सेट के लिए निकाला, और अगर हमें आर की वैल्यू गिवन है तो हम उस वैल्यू के हेल्प से कैसे किसी भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच स्ट्रेंथ बता पाएंगे, ये देखते हैं। तो आर की वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच लाई करती है। तो मान लेते हैं कि ये 0.5 है, ये 0.75 है, ये 0.25 है, ये -0.5, ये -0.25, ये -0.75। तो अगर आर की वैल्यू इस रीजन में और इस रीजन में लाई कर रही है तो हम कहेंगे कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू इस इंटरवल और इस इंटरवल में लाई कर रही है तो हम कहेंगे कि जो रिलेशनशिप है दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच वो रीजनेबली स्ट्रॉन्ग है, रीजनेबली स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम बात करें इन रीजन्स की, -0.5 से -0.25 और 0.25 से 0.5 तक के बीच, तो इन दोनों रीजन्स में हम बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशनशिप है दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच वो वीक है। और अगर हमारी आर की वैल्यू इन दोनों इन रीजन्स में आई -0.25 से 0.25 के बीच, तो हम बोलेंगे कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो नो रिलेशनशिप। ओके, तो हमने इस वीक में इस लेक्चर में क्या देखा? हमने इस लेक्चर में एक दूसरा मेजर ऑफ एसोसिएशन इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने कोरिलेशन कहा है, और हमने देखा कि कैसे किसी भी दो न्यूमेरिकल वेरिएबल अगर हमें गिवन है तो कोरिलेशन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। थैंक यू।